हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारी मध्य प्रदेश की योजना। मध्य प्रदेश की योजना से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो पीएससी हो, एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, इसमें लगातार पूछे जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ हमने योजनाओं पर आज की वीडियो हमारी रहेगी। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो है आपकी कंप्लीट योजनाएं यहाँ पर नहीं हो पाई हैं। कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट और योजनाएं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, परंतु आज की वीडियो में हमारी जो है योजनाएं डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि योजनाओं से रिलेटेड कोई भी फैक्ट जो है आपका खाली ना जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में योजनाओं से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बनता है कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले प्रश्न का पैटर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न की पैटर्न की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3-4 तरीके के प्रश्न योजनाओं से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की योजना है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जितने भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये सारी मध्य प्रदेश की योजना है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की योजना नहीं है। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश की योजना अगर आपने पढ़ ली तो मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजना नहीं है वो ऑलरेडी आप वहां पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सारी योजना आपको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक योजना है आपकी जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो ये 2006 में शुरू की गई थी। तो ये इस तरीके से जो है कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद कभी कभी हार्ड प्रश्न पूछना होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न पूछना होता है, तो उसके उद्देश्य पूछ लिया जाता है कि ये योजना क्यों शुरू की गई थी, क्या उसका खास उद्देश्य था और इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को आप जो है क्लियरली सुनेंगे। थोड़ी सी वीडियो को हम फास्टली करने वाले हैं ताकि आप बहुत कम समय में ज्यादा ज्ञान ले सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, इसको जो है प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2007 में। तो 2007 याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना याद रखना। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी, फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि योजना तो 2007 में लागू की गई थी, लेकिन प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसको लागू कर दिया था 1 जनवरी 2006 से। कहने का मतलब ये है कि ये योजना 2007 में लाई गई थी, लेकिन ये लागू होगी 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 के बाद जिन बालिकाओं का जन्म मध्य प्रदेश में होगा उनके ऊपर ये जो है लाडली लक्ष्मी योजना लागू होती है। इसके तहत अगर आप देखेंगे तो ये योजना केवल उन्हीं बालिकाओं के लिए लागू होगी जिनके माता पिता जो हैं आयकर दाता नहीं हैं, आय नहीं देते हैं, आयकर टैक्स नहीं देते हैं, आय पर टैक्स नहीं देते हैं, आयकर दाता नहीं है, उनके लिए ये योजना लागू होगी। और इस योजना के तहत बालिकाओं को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे और 5 वर्ष तक 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरीके से टोटल उनको 30,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन ये योजना जो है, इस योजना के तहत जो 30,000 रुपये दिए जाते हैं वो किस्तों में दिए जाते हैं। मतलब प्रति वर्ष जो है महिला के, उस बालिका के अकाउंट में जो है 6,000 रुपये जमा किए जाएंगे। लेकिन इस योजना के तहत पैसे जमा हो जाते हैं, निकालने के लिए थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे कि उसमें अगर आप देखोगे कि 6,000 हर वर्ष आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से 5 वर्ष तक आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 30,000 रुपये उसके हो जाते हैं। लेकिन जब बालिका 6वीं क्लास में प्रवेश करेगी, कक्षा 6 में प्रवेश करेगी, तब वो 2,000 रुपये निकाल सकती है। तब 2,000 रुपये उस अकाउंट से निकाले जा सकते हैं। जब बालिका जो है 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 4,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। और जब बालिका 11वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तो 6,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। और जब बालिका 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगी तब भी 6,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। उसके बाद जो शेष राशि बचती है वो 12वीं कक्षा कंप्लीट होने के बाद निकाली जा सकती है। तो ये प्रोसेस याद रखना कि 6वीं कक्षा में प्रवेश करने पर बालिका 2,000 रुपये निकाल सकती है, 9वीं कक्षा में प्रवेश
करने हैं तो 4,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। 11वीं कक्षा में प्रवेश हो जाने के पश्चात 6,000 रुपये निकाले जा सकते हैं और 12वीं कक्षा में प्रवेश हो जाने के पश्चात यहाँ पर 6,000 रुपये और निकाले जा सकते हैं। उसी के पश्चात जब बालिका की एज 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जब उसका विवाह किया जाएगा तो उसके अंतर्गत भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो याद रखना, जब बालिका की एज 21 वर्ष हो जाएगी और उसका जब विवाह किया जाएगा तो उसमें 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो ये योजना है आपकी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2007 में की गई थी। लेकिन लागू कब से मानी जाएगी? ये 1 जनवरी 2006 से इसको लागू माना जाएगा। फिर आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। एक है आपकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एक है आपकी मुख्यमंत्री निकाय योजना। दोनों ही योजना सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अगर हम बात करें तो इसको प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2006 में। अप्रैल 2006 में जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसको शुरू किया गया। प्रदेश की जो गरीब बालिकाएं हैं, प्रदेश की जो विधवा महिलाएं हैं, प्रदेश की जो परित्यक्ता है, परित्यक्ता मतलब जिनका डिवोर्स हो चुका है, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं के जब विवाह होते हैं तो उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है। और विवाहित जो दंपत्ति होता है, विवाहित जो जोड़ा होता है, उसको 25,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 25,000 रुपये दिए जाते हैं। तो तीनों फैक्ट याद रखना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब बालिकाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और परित्यक्ता मतलब डिवोर्स, जो जिनका डिवोर्स हो जाता है, ऐसी महिलाओं के जब विवाह होते हैं तो विवाहित जोड़े को, विवाहित दंपत्ति को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। उसी के अपोजिट आपको एक और याद रखना है, मुख्यमंत्री निकाय योजना। सेम आ जाती है, दोनों योजना एक जैसी है। मुख्यमंत्री निकाय योजना, ये मुख्यमंत्री निकाय योजना खास तौर पे जो है मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए लागू होती है। कंडीशन टर्म आपकी एक जैसी ही रहने वाली है। जैसे कि जो गरीब बालिकाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं और परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है। और इसके तहत भी ये महिलाएं या ये बालिकाएं, गरीब बालिकाएं जब विवाह करती हैं तो विवाहित दंपत्ति को यहाँ पर भी 25,000 रुपये दिए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये खास तौर पे मुख्यमंत्री निकाय योजना मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए जो है प्रारंभ की गई थी। हालांकि इसको प्रारंभ किया गया था 2012 में और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो 2006 में ही प्रारंभ हो गई थी। तो दोनों में ये डिफरेंस है। 6 साल के बाद जो है मुख्यमंत्री निकाय योजना को शुरू किया गया था। फिर आती है आपकी सौभाग्यवती योजना, मध्य प्रदेश की योजना है सौभाग्यवती योजना। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केवल अनुसूचित जाति की वर्ग की जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए लागू होती है। और यहाँ पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं। सौभाग्यवती योजना मध्य प्रदेश की योजना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये केवल अनुसूचित जाति की जो बालिकाएं हैं उनके लिए लागू होती है। मेरे कहने का मतलब जो SC कैटेगरी की जितनी भी बालिकाएं होती हैं उनके लिए सौभाग्यवती योजना लागू होती है। और इनके एजुकेशन के लिए जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और सहायता भी की जाती है, परंतु 5,000 यहाँ पर फिक्स है जो यहाँ पर दिए जाते हैं। तो याद रखना, सौभाग्यवती योजना खास तौर पे SC बालिकाओं के लिए लागू होती है। फिर है आपकी निःशक्त जनों हेतु योजना। जो निःशक्त जन होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भी ये योजना लाई गई है। निःशक्त जनों हेतु योजना, निःशक्त जन योजना मतलब कहने का मतलब है जो अपाहिज होते हैं, एक तरीके दिव्यांग होते हैं, अपाहिज नहीं बोल सकते हम, दिव्यांग होते हैं जो, उनके लिए जो है ये योजना लागू की गई है। दिव्यांगों के लिए जब दिव्यांगों का विवाह होता है तो उनको आर्थिक रूप से यहाँ पर सहायता दी जाती है, आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है। उसमें भी कंडीशन है, अगर दोनों ही दंपत्ति में दोनों ही अगर दिव्यांग होते हैं तो यहाँ पर जो है 50,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन विवाहित दंपत्ति में अगर एक ही केवल निःशक्त होता है या दिव्यांग होता है तो उनको 25,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये कंडीशन याद रखना, अगर दोनों ही दिव्यांग हैं तो 50,000 रुपये दिए जाएंगे और एक उसमें से दोनों जोड़े में से अगर एक दिव्यांग है तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, नाम से पता चल रहा है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मतलब ये
अनाज से संबंधित है, खाद्यान्न पदार्थ से संबंधित है। एक है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और एक है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा द्वितीय चरण, मतलब उसका ही एक सेकंड पार्ट है। दोनों को साथ में याद रखना है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना पहला तो खाद्य पदार्थ से संबंधित है। इसकी अगर हम प्रारंभ की बात करें तो अप्रैल 2008 में इसको प्रारंभ किया गया था, भोपाल से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? भोपाल से शुरू किया गया था, अप्रैल 2008 में किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो ये खास तौर पे जो बीपीएल धारक परिवार की जो बीपीएल धारक परिवार जो होता है उनको अनाज उपलब्ध कराया जाता है। बीपीएल धारक परिवार को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अनाज उपलब्ध कराने के लाभ किस किस कंडीशन में है? तो गेहूं आपको मिलता है, गेहूं आपको जो 1 किलो गेहूं मिलता है वो 3 रुपये में मिलता है, मतलब 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं दिया जाता है और 4.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको जो है इतने कम रेट में उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन आपके पास बीपीएल धारक परिवार बीपीएल का कार्ड आपके पास होना चाहिए। लेकिन आपको 1 माह के लिए केवल 35 किलो अनाज ही दिया जाएगा। ठीक है, आप अनाज ले सकते हैं लेकिन आप लिमिट है उसकी भी 35 किलो अनाज आपको दिया जाएगा, जिसमें गेहूं आपको 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे और चावल आपको 4.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आती है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना द्वितीय चरण, उसका दूसरा चरण आया था और ये 1 जून 2008 में आया था। 1 जून 2008 की अगर हम बात करें, इसको ग्वालियर से प्रारंभ किया गया था। 1 जून 2008 में आया था, ग्वालियर से इसको प्रारंभ किया गया था और इसकी भी सेम कंडीशन है। जो बीपीएल परिवार है उनको अनाज उपलब्ध कराना, जो बीपीएल परिवार है उनको अनाज उपलब्ध कराना, इस द्वितीय चरण की भी यही योजना रही है। फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत गेहूं आपको 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे और चावल आपको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे। तो दोनों योजना में अंतर यह है कि यहाँ पर रेट कम कर दिए गए थे। वहाँ गेहूं आपको 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जा रहे थे, यहाँ गेहूं आपको 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जा रहे हैं। वहाँ आपको चावल 4.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जा रहे थे और यहाँ चावल आपको 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो ये दोनों योजना याद रखना। फिर आती है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की बात करें तो सितंबर 2006 में ये प्रारंभ हुई थी। खास तौर पे ये अगर हम बात करें क्यों प्रारंभ की गई थी, तो ये जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, मतलब महिलाओं की मृत्यु दर, इसमें लगातार वृद्धि हो रही थी। तो उस वृद्धि को कम करने के लिए जो है जननी सुरक्षा योजना को प्रारंभ किया गया था। 2006 में इसको प्रारंभ किया गया। शिशु तथा मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए जो है अगर आप देखते हैं महिलाओं की जो यहाँ पर अगर हम डिलीवरी की बात करें, महिलाओं की जो डिलीवरी होती है वो आमतौर पे अस्पताल में होनी चाहिए ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहें और जो माता है, जो महिला है, वो भी सुरक्षित रहे। तो इसको प्रोत्साहन करने के लिए जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई और इसके तहत लाभ जो है केवल बीपीएल परिवार की महिलाओं को ही मिल सकता है। ये जो लाभ मिलेगा वो बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिलेगा। लाभ किस तरीके से मिलेगा? अगर बीपीएल परिवार की कोई भी महिला अगर आप देखेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला अगर होती है तो उसको 1400 रुपये दिए जाएंगे और अगर वो शहरी क्षेत्र की महिला होती है तो उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन कब? जब उनका जो अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में जाकर अगर वो डिलीवरी करवाती हैं तब। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिला अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाती हैं तो उनको 1400 रुपये दिए जाएंगे और शहरी क्षेत्र की महिला अगर अपनी डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में जाके करवाती है तो उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। और ऐसे कार्य को करने के लिए जो लोग प्रोत्साहन करते हैं, लोगों को जो है मोटिवेट करते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवाइए, उनको 350 रुपये दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको डाटा याद रखना है। लेकिन बीपीएल धारक होनी चाहिए वो महिला, ठीक है, तब जाके आपको ये लाभ मिल सकता है। तो खास तौर पे जननी सुरक्षा योजना सितंबर 2006 में प्रारंभ की गई थी। फिर इसके बाद आती है आपकी विजया राजे सिंधिया जननी कल्याण योजना। दोनों एक जैसी योजना है। विजया राजे जननी कल्याण योजना दोनों एक जैसी योजना है। इसका प्रारंभ जो है वो 12 मई 2006 में किया गया था और ख़ास तौर पे इसका उद्देश्य भी क्या रहा है? जो महिलाओं की मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है उसको कम करने के लिए जो है यहाँ पर प्रोत्साहन किया गया था कि जो बीपीएल धारक महिलाएं हैं वो अगर अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाती हैं तो उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब ये अलग से एक योजना है, इसमें 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपको 1400 रुपये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को और 1000 रुपये जो है वो शहरी क्षेत्र की महिलाओं को तो मिलेंगे ही,
उसके अतिरिक्त आपको 1000 रुपये विजया राजे जननी कल्याण योजना के तहत भी दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त बात कही गई है कि अगर डिलीवरी के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो महिला के जो परिजन होंगे उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक अलग से इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना, अगर महिला की डिलीवरी के तहत उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको उनके परिवार को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, प्लस जननी सुरक्षा योजना के तहत जो लाभ दिए जाते हैं वो भी मिलेंगे। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। मैं बात कर रहा हूँ जननी सुरक्षा योजना 2006 और यहाँ लिखा है विजया राजे जननी कल्याण योजना, ये भी 2006 में ही शुरू की गई थी। फिर इसके बाद आती है आपकी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कन्याओं को साक्षर बनाना है, एजुकेटेड बनाना है, उनमें शिक्षा का जो है प्रोत्साहन करना है, एजुकेशन को प्रोत्साहन करना है। इसके लिए ये कन्या साक्षरता योजना लाई गई, लेकिन ये SC ST की बालिकाओं के लिए ही लागू होती है ना। 2006 में प्रारंभ हुई थी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, 2006 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि ये SC ST की बालिकाओं के लिए ही लागू होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री श्रम योजना, आश्रम योजना, मतलब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री आश्रम योजना मतलब यहाँ आवास दिया जाएगा, रहने के लिए आवास दिए जाते हैं। जो शहरी क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, जिनके पास कोई अपना स्थान नहीं है, आवास नहीं है, भूमि नहीं है, जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, ऐसे जो है सार्वजनिक स्थानों पर जो है अपना निवास करते हैं, ऐसे लोगों को, शहरी क्षेत्रों को, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों पर निवास करने वाले गरीब परिवारों को जो है आवास दिया जाएगा। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आश्रय योजना। मुख्यमंत्री आश्रय योजना जो है 13 जुलाई 2008 में प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य इसका मैं आपको बता चुका हूँ, आवासहीन शहरी गरीबों को आवास देना। आवासहीन, जिसके पास कोई आवास नहीं, उनको आवास देने का काम, स्थान देने का काम, घर देने का काम इस योजना का है। और लाभ इसमें कब मिलेगा आपको, पहले गरीबों के लिए जो है एक आवास पत्र जारी किया जाता है, उसके बाद 5 वर्ष में सर्व सुविधा युक्त पक्के मकान आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। पहले आपको एक पत्र दिया जाएगा, उस पत्र के तहत 5 साल के बाद सर्व सुविधा युक्त आपको जो है एक जो है पक्का मकान आपको दिया जाएगा। तो ये याद रखना है कि खासतौर पर कहाँ लागू होगी, ये शहरी क्षेत्रों में लागू होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसके बाद आती है दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना। दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना की अगर हम बात करें तो 25 सितंबर 2005 में इसको लागू किया गया, प्रारंभ किया गया इसको 25 सितंबर 2005 में। इसके तहत अगर आप देखेंगे तो किसी भी जिले के आसपास के जो 5 गांव होंगे उनको 1 वर्ष के लिए लिया जाता है और उनको जो है डेवलप किया जाता है, उनका विकास किया जाता है। किसी भी जिले के आसपास के कोई 5 गांव को चुना जाता है और चुनने के बाद जो है उनको डेवलप किया जाता है। तो ये याद रखना, हर वर्ष जिले के 5 गाँव को चुनकर उनको डेवलप किया जाता है, उनका विकास किया जाता है। ये सितंबर 2005 में लागू हुई थी। और ख़ास तौर पर इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि उन 5 गांवों में जो विशेष तौर पे महिलाएं हैं, जो समूह की महिलाएं होती हैं, पिछले वर्ग से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं, जो महिलाएं हैं उनको क्या दिया जाता है, यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। पहले उनको लाभ दिया जाएगा, फिर अन्य परिवारों को लाभ दिया जाता है। तो याद रखना, दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। इसमें खासतौर पर जो है हर वर्ष जिले के 5 गाँव को चुना जाता है और उनका विकास किया जाता है। फिर आती है दीनदयाल समर्थ योजना। दीनदयाल समर्थ योजना 25 सितंबर 2004 में शुरू की गई थी। 25 सितंबर 2004 में शुरू की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, दीनदयाल समर्थ योजना, समर्थ मतलब उसके समर्थ बनाना, योग्य बनाना, जो मानसिक तौर पे या जो शारीरिक तौर पे बहुत पिछड़े हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनको एजुकेशन उपलब्ध कराना, ये इस योजना का काम है। जो मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत पीछे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनको एजुकेशन उपलब्ध कराना, ये आपका दीनदयाल समर्थ योजना का उद्देश्य है। मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त, कमजोर लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज के बराबर लाना, ये है दीनदयाल समर्थ योजना। निशक्त लोगों को रोजगार और शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। फिर उसके बाद दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, नाम से ही पता चल रहा है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसका काम क्या है, ये आपकी 29 मई 2006 में लागू की गई थी। 29 मई 2006 को इसको लागू किया गया था और उद्देश्य इसका क्या है, प्रदेश के ऐसे SC ST क्षेत्र
SC/ST क्षेत्र, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं है, वह मेडिसिन उपलब्ध कराना, वाहनों के माध्यम से मेडिसिन उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल को वहीं लेके जाना, ये इस योजना का काम है। लेकिन ये कहाँ लागू होगी? SC/ST क्षेत्रों के लिए लागू होगी, सभी क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। खास तौर पे विकास खंड के क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा। 29 मई 2006 में लागू हुई दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। नाम से ही पता चल रहा है, गाड़ियों के माध्यम से, वाहनों के माध्यम से हॉस्पिटल जो दवाइयाँ हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में लेके जाया जाता है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र जो है SC/ST से संबंधित होना चाहिए। फिर आती है आपकी दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये भी आपकी किससे संबंधित है? मेडिसिन से संबंधित है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर कोई BPL धारक, कोई ST/SC धारक अगर हॉस्पिटल जाता है तो उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। यहाँ हॉस्पिटल जाना है, यहाँ हॉस्पिटल आपके वाहनों के माध्यम से दवाइयाँ आपके ग्रामीण क्षेत्रों तक आएंगी। लेकिन जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इसके तहत इसकी शुरुआत तो 25 सितंबर 2004 में की गई थी। तो ये डेट बिल्कुल याद रखना, 2004, 2006, 2004, ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी। तो 25 सितंबर 2004 में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जो BPL धारक हैं, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, वो अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। लेकिन उनका इलाज 1 साल के लिए निःशुल्क होगा, वो भी 25,000 तक, 25,000 तक 1 साल के लिए निःशुल्क माना जाएगा। उसके ऊपर का बजट अगर आता है तो वहां पर उनको जो है पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ केवल 25,000 रुपये तक ही आप लाभ ले सकते हैं। मतलब यहाँ लिखा हुआ है लाभ आपको कहाँ तक मिलेगा? 25,000 रुपये तक ही निःशुल्क इलाज होगा BPL धारकों का, और ST/SC से संबंधित रखते हैं, SC/ST वर्ग से संबंध रखते हैं और जिनके पास BPL का कार्ड है वो उनको 25,000 रुपये का यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद आती है आपकी गाँव की बेटी योजना। नाम से पता चल रहा है गाँव की बेटी योजना, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू होगी। गांव की बेटी योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। यहाँ विशेष तौर पे तब लागू होगी जब गांव की कोई बालिका 12वीं क्लास में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती है। तो जब गांव की कोई बालिका कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी से पास होती है तो उसको जो है 500 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह, वो भी 10 माह तक दिए जाएंगे। 500 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह, 10 माह तक दिए जाएंगे, मतलब यहाँ पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे, ये भी याद रखना। कंडीशन आपको बता दी गई है, ग्रामीण क्षेत्र की बालिका होनी चाहिए और वो प्रथम श्रेणी से पास होती है, तब जाके उसको जो है 10 माह तक 500 रुपये दिए जाएंगे। फिर आती है आपकी प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना की बात करें तो ये 2009 में प्रारंभ की गई थी और गाँव की बेटी योजना 2005 में की गई थी। इसको याद रखना, गाँव की बेटी योजना 2005 और प्रतिभा किरण योजना 2009। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंडीशन रखी हुई है कि जो BPL धारक परिवार की जो बालिका होंगी वो जब 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होंगी तब जाके उनको जो है 300 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वो भी कब तक दिए जाएंगे? 10 माह तक दिए जाएंगे। ऊपर कंडीशन नहीं थी, लेकिन नीचे वाली ये योजना प्रतिभा किरण योजना, इसमें कंडीशन रख दी गई है कि जो बालिका होनी चाहिए जो प्रथम श्रेणी से पास हुई है 12वीं क्लास में, वो BPL धारक होनी चाहिए। BPL का उसके पास कार्ड होना चाहिए, तब जाके उसको, अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है चयनित छात्राओं को अगर वो सामान्य पाठ्यक्रम जो होता है, कॉमन एजुकेशन जो होता है ग्रेजुएशन के लिए सामान्य पाठ्यक्रम में भाग लेती है तो उसको प्रति माह 300 रुपये दिए जाएंगे, वो भी 10 माह तक दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो तकनीकी कोई अलग से कोर्स करती है या चिकित्सा का कोर्स करती है, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अगर कोर्स करती है 12th क्लास के बाद, तो फिर उसको जो है 700 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह, लेकिन केवल 10 माह तक दिए जाएंगे। तो कंडीशन यहाँ है सबकी कि 10 माह तक आपको मिलेंगे और आपको 700 रुपये यहाँ दिए जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है, सामान्य पाठ्यक्रम में अगर आप प्रवेश लेते हैं कॉलेज में तो फिर आपको 300 रुपये प्रति माह मिलेंगे 10 माह तक। लेकिन अगर आप चिकित्सा से संबंधित, तकनीक से संबंधित किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो आपको 700 रुपये दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है, तो इस पर याद रखना। फिर आती है स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना। स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना सिंपल सी योजना है,
प्रारंभ 2005 में हुआ था। इसका प्रारंभ 2005 में हुआ था। जो युवा बेरोजगार हैं या जो छात्र हैं उनको जो है कैरियर के बारे में समझाना, तरह तरीके की योजनाएं लाना और उसके तहत उनको कैरियर के बारे में गाइडलाइन करना कि आगे आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हो, किस तरीके से जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। इस तरीके की योजनाएं हैं ये स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना 2005 में शुरू की गई थी, बस इतना याद रखिए। फिर आती है आपकी विक्रमादित्य निःशुल्क योजना, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, इंपॉर्टेंट है ये। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना 2008-2009 में इसको शुरू किया गया था। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना 2008-2009 में प्रारंभ की गई थी। सामान्य वर्ग से संबंध रखती है। सामान्य वर्ग के जो बीपीएल धारक हैं, सामान्य वर्ग के में जिनके पास बीपीएल का कार्ड होता है, उनके जो छात्र या छात्राएं होती हैं उनको कॉलेज में एडमिशन के बाद कॉलेज का जो फुल फीस है वो माफ़ कर दी जाती है। यहाँ पर याद रखना सामान्य वर्ग के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, बीपीएल धारक होने चाहिए। बीपीएल धारक के परिवार के जो छात्र या छात्राएं होंगी उनको जो है स्नातक स्तर मतलब कॉलेज की बात हो रही है, ग्रेजुएशन की बात हो रही है, स्नातक स्तर की शिक्षा निःशुल्क करवाई जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना। फिर आती है आपकी सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना की बात करें तो ये भी 2009-2010 में प्रारंभ की गई थी। ये 2008-2009 में प्रारंभ की गई थी। कौन सी? विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। और यहाँ लिखा है सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। इसकी बात करें तो ये कब प्रारंभ की गई थी? 2009-2010 में प्रारंभ की गई थी। ये भी सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए लागू की जाती है और इसमें 500 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं और 10 माह तक दिए जाते हैं। वो कब दिए जाएंगे, उसकी कंडीशन क्या है? तो उसकी कंडीशन है पिता की आय 54,000 से कम होनी चाहिए। जब पिता की आय 54,000 से कम होगी तब जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और आपको 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन 10 माह तक दिए जाएंगे। तो सारी योजना याद रखना किससे रिलेटेड कौन सी योजना है। सारी योजना मध्य प्रदेश की योजना है, जैसे कि सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना, सारी की सारी योजना मध्य प्रदेश की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना, विजया राजे सिंधिया जननी कल्याण योजना, सारी योजना मध्य प्रदेश की योजना है। ये पहला प्रश्न है, तो ये चीज भी आप याद रखना। और इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट रखा है ताकि आप इस चीज को थोड़ा स्पीडली पढ़ सकें। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तो फर्स्ट वीडियो अगर आपने देख ली है तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें। इसके साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।